हेलो एंड वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। द प्राइड ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के फर्स्ट आईआईटी में चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी हाई हो जाए, किताबों से नाता बच्चों का कभी नहीं टूटने वाला। एक्चुअली ये जो आईआईटी बना है कि 1930 में ये एक डिटेंशन सेंटर हुआ करता था, लेकिन अभी आप देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये है हिजली प्रिजन सेल्स यानी हिजली बंदी निवास कारा कक्ष। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं न्यूटन्स पेंडुलम। तो यहाँ पर देखिए और एक आपको जादू दिखाने वाली हूँ। यस, साइंस है वही तो जादू है। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये मेरा नया व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि हम आज चल रहे हैं बिल्कुल अनोखे सफ़र पर। अरे ये तो खड़गपुर स्टेशन आ गया। नहीं, हमें खड़गपुर नहीं जाना है, बल्कि खड़गपुर स्टेशन से बस 5 किलोमीटर दूर है हमारा डेस्टिनेशन। ये लीजिए, हम फ्लाईओवर पर चढ़ गए हैं, बस अब आने ही वाला है। फ्लाईओवर जब नहीं था तो वहाँ जाना बहुत ही मुश्किल का काम हुआ करता था। और वो जगह है, ऐसी जगह है मैं आपको आज ले जा रही हूँ जिसने इस छोटे से शहर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। जी हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। यहाँ से निकलकर लोग देश विदेश में हमारे देश का डंका बजा रहे हैं। बिल्कुल सही पहचाना है आपने। ये देखिए, बिल्डिंग दिखाई भी पड़ने लग गई है और हम पहुँच गए हैं, यानी कि द प्राइड ऑफ इंडिया यानी हमारे भारत के पहले आईआईटी में आपका स्वागत है। हेलो एंड वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और आज मेरे आसपास ही लोकेशन देखिए, आपको पता चल जाएगा मैं कहाँ पर हूँ। और मैं हूँ द प्राइड ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के फर्स्ट आईआईटी में, और वो है खड़गपुर में। और मैं भी हूँ खड़गपुर में। खड़गपुर में रहकर अगर आईआईटी ना दिखाऊं तो ये तो ज़्यादती होगी। तो मैंने सोचा कि बहुत दिन से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आईआईटी दिखाइए, आईआईटी दिखाइए। तो आज का व्लॉग मेरा तैयार है आईआईटी के ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि मैं खड़ी हूँ, ये है मेन बिल्डिंग यानी एकेडमिक का मेन बिल्डिंग, मेन ऑफिसेज यहीं पर है। इसके बाद खड़गपुर बहुत बड़ा है, 2100 एकड़ में फैला हुआ है, तो इसको दिखाना इतना भी आसान नहीं है। और ये जो मेरा व्लॉग आएगा ये भी मेरा 2 पार्ट में आएगा, पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। तो चलिए अब कहीं और चलते हैं। ये मैं आ गई हूँ अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में, यानी कि ये इंडिया का सबसे पुराना 1950 में बना हुआ ये इंस्टीट्यूट है। और ये कह सकते हैं कि इंडिया की आन बान और शान है। और यहाँ मैं आपको पूरा घूम कर अंदर से दिखाने वाली हूँ। तो ये मैं अभी आ गई हूँ मेन बिल्डिंग में। जो मैंने अभी बाहर से आपको दिखाया ये है मेन बिल्डिंग, और अभी हम इसके अंदर चलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पर है क्या क्या, जो यहाँ के बच्चे पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चलिए पता लगाते हैं। तो मैं खड़ी हूँ आईआईटी केजीपी के सेंट्रल लाइब्रेरी के बिल्कुल पास। अंदर भी आपको भी ले जाऊँगी। तो मैं आपको बताऊँ कि ये है यहाँ के बच्चों का ज्ञान का सोर्स। जी हाँ, नॉलेज का सोर्स किताबें। चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी हाई हो जाए, किताबों से नाता बच्चों का कभी नहीं टूटने वाला। यहाँ पर हर तरह की किताबें अवेलेबल है, वेद पुराण से लेकर हर तरह की न्यू टेक्नोलॉजी की बुक आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो चलिए अब ज़रा अंदर से इसका नज़ारा देख लें। तो ये लीजिए, ये है नज़ारा सेंट्रल लाइब्रेरी के भीतर। बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मुझे अंदर जाने का मौका मिला है। यहाँ पर कुछ बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो मैं इन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करने वाली हूँ। बस आपको किताबें और रैक दिखा देती हूँ कि कितना ह्यूज है ये, कितनी बड़ी लाइब्रेरी है ये। ये देखिए, हर तरफ जहाँ तक नज़र जाए बस किताबें, किताबें और किताबें। और ये लीजिए, ये टेक्नोलॉजी बुक्स हैं हर तरह की, यानी दुनिया में जितने बड़े लेखक हुए हैं सब की यहाँ पर अच्छी अच्छी किताबें रखी हुई हैं। तो चलिए, किताबें बहुत देख ली, अब ज़रा बाहर गलियारों में घूमते हैं। तो ये लीजिए, निकल कर आ गई हूँ मैं गलियारे में। न जाने कितनी आँखें आज भी जाग रही होंगी, उनका सपना होगा इन गलियारों में, आईआईटीज़ में घूमना। तो ये लीजिए, हम यहाँ पर हैं और यहीं पर है सबसे डरावना फिज़िक्स डिपार्टमेंट। और ये लीजिए, ये हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपको दिखा दूं कि हमारा आईआईटी यानी खड़गपुर का आईआईटी है कैसा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत बड़ा भी है
और ये लीजिए, ये बाहर से आने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए पहला रास्ता है, यानी जी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इसी ऑफिस में सबसे पहले इंटरेक्शन करनी होती है। और उसके बाद आ गए हम नेताजी ऑडिटोरियम में। अब यहाँ पर आई हूँ तो फ़ोटो खिंचाना तो बनता है ना। और एक्चुअल में यहाँ पर ये जो आप सीटें देख रहे हैं, वहाँ पर मैं आपको एक शॉप दिखाऊंगी, वो एक छोटी सी यहाँ पर ईटरी भी चलती है। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है नेताजी ऑडिटोरियम। और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए मूवी का इंतज़ाम किया जाता है, बिल्कुल नई नई मूवी, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर एक सोसाइटी चलती है, वो है टेक्नोलॉजी फिल्म सोसाइटी, और उसी टेक्नोलॉजी फिल्म सोसाइटी का ही ये पार्ट है नेताजी ऑडिटोरियम। और ये एक्चुअली उन्हीं टेक्नोलॉजी फिल्म सोसाइटी की तरफ से ही मूवीज़ अरेंज की जाती है यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए। उन्हें जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है दूर जाने, क्योंकि आपको जैसा पता है IIT है, दूर दूर से बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो मूवी कहाँ देखेंगे, बस यही थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए। अब नेताजी ऑडिटोरियम से तो हम निकल पड़े और अब हम जा रहे हैं, ये जो IIT है उसका जो ऐतिहासिक महत्व है, यानी कि जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, उस बिल्डिंग की तरफ जा रही हूँ। और बीच में ये लीजिए, ये जो हमारा मेन बिल्डिंग है जिसे मैंने अभी आपको दिखाया, हमारे इंट्रोडक्शन में दिखाया, उसको मैं थोड़ा सा फिर से, मैंने कहा कि फिर से हमें देखना है, तो फिर से हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर एक गोल चक्कर है, उसे गोल घूमते हुए। और ये लीजिए कितनी खूबसूरत है यहाँ की वादियाँ, ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, बहुत ही सुंदर, और ग्रीनरी तो हर तरफ भरी हुई पड़ी है। तो ये लीजिए, इसका एक छोटा सा एरियल व्यू दिखाने का प्रयास उसी जगह का, उसी गोल चक्कर का। और उसके बाद ये लीजिए हम आगे बढ़ गए हैं, यानी यहाँ की खूबसूरती ने तो सचमुच मेरा मन मोह लिया। हर तरफ साफ़ सफाई देखिए, सड़कें देखिए, हर कुछ। और ये लीजिए, अगर ऊपर से इस जगह का नज़ारा लिया जाए तो कुछ इस तरह से होगा। और ये हम गुज़र रहे हैं अभी हॉल्स के पास से, यानी कॉलेज में जो हॉस्टल्स हैं उन हॉस्टल्स के बगल बगल से हमारी गाड़ी निकल रही है। इनके बारे में आप मेरे कल के वीडियो में विस्तार से जानेंगे, डिटेल में बताऊंगी। तो ये आ गई हूँ और यहाँ पर ही है मैकेनिकल डिपार्टमेंट। और उसके बाद हम आ गए हैं मैनेजमेंट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, टेक्नोलॉजी कॉलेज में मैनेजमेंट स्कूल, इसके बारे में भी कल की वीडियो में बताऊंगी। तो ये लीजिए, हम IIT के उस बिल्डिंग की तरफ चले आए हैं, यानी कि पुरानी मेन बिल्डिंग की तरफ, जिसमें कि हज़ारों यादें, इतिहास की यादें, बहुत पुरानी यादें जिसमें बसी हुई है, और अब इसे नेहरू म्यूज़ियम में परिणत कर दिया गया है। तो अब मैं पहुंच गई हूं IIT के मेन बिल्डिंग में। अच्छा, मेन बिल्डिंग, अभी आप कहेंगे अभी तो आपने दूसरा मेन बिल्डिंग दिखाया। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ। 1990 के पहले यही मेन बिल्डिंग हुआ करता था, और अब इसे बना दिया गया है नेहरू म्यूज़ियम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भाई साइंस की बात है, टेक्नोलॉजी की बात है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो यह जो म्यूज़ियम है, इसके अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी की आपको सारी बातें मिलेंगी। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये माइनर्स ग्लोरी के नाम से ये मॉन्यूमेंट बनाया गया है, और ये बनाया गया 2006 में। पता है क्यों? क्योंकि 1956 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में माइनिंग डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई थी, और उसी के 50th एनिवर्सरी में इन 2006 में ये मॉन्यूमेंट बनाया गया है, जिसे माइनर्स ग्लोरी कहते हैं। यहाँ पे जो आप स्टैचू देख रहे हैं, ये 1951 में जब ये IIT बनी थी, तो उसके जो पहले डायरेक्टर बने थे श्री ज्ञानचंद्र घोष जी की स्टैचू बनी हुई है। एक्चुअली ये जो IIT बना है, यानी कि ये खड़गपुर हम इसे कहते हैं, लेकिन ये खड़गपुर स्टेशन से थोड़ा दूर है, और ये जो जगह है, ये जो प्रॉपर प्लेस है, इसे हम हिजली कहते हैं, और यहीं पर हिजली में ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो आज जिस हम बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, जिसे हमने नेहरू म्यूज़ियम कहा, और जो कि 1990 के पहले IIT का मेन बिल्डिंग हुआ करता था। एक्चुअली मैं बताऊं कि 1930 में ये एक डिटेंशन सेंटर हुआ करता था। किसकी तरफ से? ब्रिटिश की तरफ से। क्यों? क्योंकि 1930
से लेकर 47, जैसा कि आप जानते हैं, ये चल रहा था, एक आंदोलन चल रहा था, मूवमेंट हो रही थी हर तरफ। तो उस मूवमेंट को संभालने के लिए सभी को जेल में डालना है। तो कहाँ डालना है? ये बिल्डिंग उस समय हेडक्वार्टर की तरह से डेवलप किया गया था, और तो उसके बाद हेडक्वार्टर को ही डिटेंशन सेंटर में इसे चेंज कर दिया गया। तो ये जो प्लेस है, जैसा कि मैंने बताया, ये प्रॉपर प्लेस हिजली में पड़ता है। और ये जो बिल्डिंग है, ये डिटेंशन सेंटर हुआ करता था। तो यहाँ पर बहुत लोग शहीद भी हुए हैं, तो उन्हीं की याद में इसे अब कहते हैं हिजली शहीद भवन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आइए, अब जब मैंने आपको इतनी कहानी बताई तो अब जेल भी दिखाई दूँ। जी हाँ, बाकायदा जेल, सिर्फ डिटेंशन सेंटर ही नहीं था, यहाँ पे बाकायदा जेल। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बिल्डिंग के बारे में बताया कि उस बिल्डिंग को हम डिटेंशन सेंटर के नाम से जानते थे पहले, और फिर उसे हमने, यानी बहुत बड़ा बिल्डिंग था तो उसे IIT में कन्वर्ट किया गया। उसकी भी पूरी स्टोरी अलग ही है। तो लेकिन अभी आप देखिए, मैं दिखा रही हूँ, ये है हिजली प्रिजन सेल्स, यानी हिजली बंदी निवास कारा कक्ष। तो ये जो बिल्डिंग है, यानी ये जो आप पूरा बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है जेल। तो उसके बाद देखिए ये किस तरह से जेल बनाए गए हैं, और ये कक्ष है, बिल्कुल छोटे छोटे से, बिल्कुल 8 बाय 8 का कमरा है। और यहाँ पर देखिए कि ताले किस तरह से भीतर लगाए जाते थे ताकि किसी भी तरह से इसे खोला ना जा सके। ये देखिए, ये मेन दीवार है और दीवार के भीतर जाकर ये ताले लगाए जाते थे, और ये मोटा रॉड यहाँ से कनेक्ट होता था। ये देखिए, ये ताले, इसके ऊपर ताले नहीं हैं। जनरली आपने यहाँ पर ताले देखे होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ से ये रॉड जाता है, यहाँ पर ये रॉड है जो ताले को और उस दरवाजे को कनेक्ट करता है, और यहाँ पर ये ताला लटका हुआ है। चलिए, अब जेल से तो हम निकल आए, और यहाँ पर देखिए कुछ मॉडल्स रखे हुए हैं। ये फाइटर प्लेन का मॉडल है, यहाँ पे बस बिल्कुल जेल के पास में ही है, वहाँ पे, यानी म्यूज़ियम के बिल्कुल पास। और ये देखिए, ये इंग्लैंड में बने हुए कुछ सामान आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं और उस पर जंग नहीं लगती। और ये लीजिए, डीजल इंजन का भी यहाँ पर मॉडल रखा हुआ है। अच्छी जगह है, मुझे तो बहुत पसंद आई। पुरानी चीज़ें देखने का शौक़ हो तो सच में अच्छी जगह है। तो ये जो म्यूज़ियम है, इसके अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी की आपको सारी बातें मिलेंगी। तो चलिए अब इसके अंदर भी जाकर देख लेते हैं। तो चलिए अब भीतर चलते हैं, म्यूज़ियम के भीतर। जी हाँ, नेहरू म्यूज़ियम के भीतर चलती हूँ और वहाँ से आपको नज़ारे दिखाती हूँ, बिल्कुल रंग बिरंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और स्पेशली साइंस के बच्चों के लिए तो सचमुच बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है ये। यहाँ पर देखिए, वो जो स्टिक है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन वो पैराबोलिक जब पाथ पर घूम रही है तो वो देखिए एक कर्व पाथ है साइड में, देखिए वो कटा हुआ, उसको वो फॉलो कर रही है। और ये लीजिए, ये फ्री फॉल का कुछ पैटर्न बनाए हुए दिखाए जा रहे हैं। जबरदस्त, वाह। और ये कुछ मॉडल्स बच्चों के पढ़ने के लिए बनाए गए हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उन्हें छोटा करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं न्यूटन्स पेंडुलम। थोड़ा बहुत साइंस मैं भी जानती हूँ। इसमें क्या होगा ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बॉल्स हैं। अब मैं एक बॉल को अगर इतनी दूर से यहाँ पर इसे टच पुश करूँगी और ये इससे टकराएंगे, तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5, ये 5 बॉल नहीं हिलेंगे। सिर्फ ये बॉल उतना ही डिस्टेंस पे आगे जाएगा जितना से मैं इसे यहाँ पर पुश करूँगी। ये ऐसे जाएगा, ये 5 बॉल नहीं जाएंगे। तो ये देखिए, करके दिखाती हूँ। वाह, देखा ना जादू आपने। तो मैं हूँ, मैंने बताया था कि चलिए अंदर जाकर देखते हैं। तो मैं हूँ नेहरू म्यूज़ियम में और IIT KGP में, है ना मज़ेदार। तो इसी तरह के और 2-3 मैं मज़ेदार आपको दिखाती हूँ टेक्नोलॉजी क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए, और एक आपको जादू दिखाने वाली हूँ। यस,
साइंस है, वही तो जादू है। यहाँ देखिए, ये जो पाइप है इसकी लेंथ अलग है, ये थोड़ा छोटा, ये थोड़ा छोटा, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ से ये छोटा हो रहा है, यहाँ से ये बड़ा हो रहा है। इसके बाद इससे मैं हिट करूँगी, आप साउंड में डिफरेंस सुनिए, डिफरेंट डिफरेंट साउंड आएंगे। वाह, आया ना मज़ा? बिल्कुल अलग अलग साउंड आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही सुंदर, बिल्कुल सा रे ग म प ध नि सा, और उसके बाद ऑपोजिट। यहाँ मिरर में देखिए मैं कैसे दिख रही हूँ। अब दूसरे मिरर में दिखाती हूँ मैं। इसमें देखिए, ये है कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स में ये है वर्टिकल, और ये जो मैंने दिखाया था आपको ये है हॉरिजॉन्टल। वाओ, सी माइन फिगर हियर। दिस इज कॉल्ड कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो यहाँ हम देखने वाले हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ये देखिए, मैंने वाइट लाइट जलाया और ये है प्रिज्म। अब देखिए, ये जो वाइट लाइट, यहाँ मेरा उंगली दिखा, ये जो वाइट लाइट यहाँ से आएगी, ये प्रिज्म से पास होगा, और ये है हमारे पास एक पर्दा जिसे हम लोग स्क्रीन कहते हैं। इसके ऊपर देखिए लाइट आपको डिस्पर्स होता हुआ, यानी 7 रंग में बढ़ता हुआ दिखेगा। ये देखिए, आया ना? ये देखिए, ये लाइट, यस, ये देखिए एग्जैक्टली 7 कलर में ये डिस्पर्स हो रहा है प्रिज्म के द्वारा। यहाँ पे देखिए, ये कुछ अलग सा है। ये जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल टाइट है और उसमें वाइब्रेशन की जा रही है। तो वाइब्रेशंस उसके वेवलेंथ में कैसी चेंजेस आती है, वो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज की पूरी डिटेल बताई जा रही है। इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं ग्रेविटी वेल में कि किस तरह से ग्रेविटी को मेंटेन करके ये बॉल अंदर की तरफ खींची चली जा रही है। ये देखिए, और अगर इसको कलर पे देखा जाता तो ये एक पैटर्न ड्रॉ करता है। ये विज्ञान का जादू, ये हमें देखने को आईआईटी के म्यूजियम्स में ही मिलेगा। This is the experiment on angular momentum. Very interesting, really. Science and fun both, really very interesting. And now this is the third law of Newton's theory. अब आ गए हम वॉर्टेक्स देखने, यानी वर्लपूल। इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं बिल्कुल ध्यान से समझाने वाली हूँ। ये जो आप ब्लू कलर का लिक्विड देख रहे हैं,
उसको नीचे जाने के लिए एक छोटी सी जगह दी गई है। तो वहाँ से पार होते वक्त वो किस तरह से वर्लपूल फॉर्म करता है, ये आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये लीजिए, इसे घुमा दिया गया है और बीच में आप देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल घूम कर पानी नीचे की तरफ जा रही है और ये वर्लपूल बन रहा है। वाह। और यहाँ पर देखिए कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं इस तरह से। सचमुच इस तरह के साइंस म्यूजियम्स में आकर चीज़ों को समझना कितना आसान हो जाता है। अब देखिए, अब एक ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ जिसके बिना हमारा आज का जीवन बिल्कुल नहीं चल सकता है। जी हाँ, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, यू कैन से छोटा सा उसका एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया गया है। तो ये देखिए, ये घुमाया जा रहा है डायनामो को और ये जितनी तेज़ी से घूमेगा उतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। ये देखिए, वहाँ पे घूम रही है और यहाँ पे देखिए फ्लक्चुएशन आपको साफ दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, यही जब बड़े पैमाने पे की जाती है तो बिजली बनती है ना मज़ेदार। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लियर कि हमारा ट्रेन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ, कैसे देखिए नदियों के ऊपर पुल बनाए गए हैं और गांव-गांव, शहरों-शहरों तक ट्रेन अब कैसे पहुँच रहे हैं। यहाँ पर इस मॉडल में यही पूरी अच्छी तरह से दर्शाया गया है। और इस मॉडल में आप देखिए किस तरह से इलेक्ट्रिक ट्रेनों को चलाया जाता है। ये छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से मॉडल बनाए गए। हमारा भारतीय रेल बिल्कुल आन बान और शान के साथ खड़ा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए तरह तरह के मॉडल कैसे इवॉल्व हुआ है, पूरा ये सारा दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए ये जो है, ये जो रेड और ब्लू कलर के आप इंजन्स देख रहे हैं या ट्रेन कह लें, ये है मोनो रेल्स जो मुंबई में चल भी रहे हैं, उसी का मॉडल यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब ट्रेन देखने के बाद बारी है वाटर ट्रांसपोर्टेशन के इवोल्यूशन को देखने की। तो ये देखिए, ये भी किस तरह से इवॉल्व हुए हैं। तरह तरह के बोट्स यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। ये जो प्यारा सा छोटा सा मॉडल बोट का आप देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से, और उसमें लोग रहते भी हैं, स्पेशली फ़िशिंग के लिए यूज़ होती है। और मैंने इसे देखा है सुंदरबन इलाके में। मैंने देखा है कि जो छोटे छोटे कैनाल्स बन गए हैं, गंगा के जो नदी जो वहाँ पर जो समंदर से मिलती है, वहाँ छोटे छोटे जो कैनाल्स बन गए, छोटी छोटी जो नदियाँ बन गई है, उसमें इसी तरह के बोट्स का यूज़ होता है। तो ये लीजिए, पानी से निकलकर चलते हैं स्पेस की तरफ। वहाँ भी हमारे देश ने बहुत नाम कमाया है। तो मेरे पीछे देखिए, ये भी इसरो का कमाल है और ये भी हमारे भारत की शान है। पूरी दुनिया में हमारा डंका बज चुका है और वो है PSLV रॉकेट देखिए। और उसके बाद वो है हमारा, हाँ, और पीछे है ISAT-1B सैटेलाइट। ये सबसे पहला हमारे इंडिया में बना। यही यहाँ पे देखिए जितने तरह के हमारे सैटेलाइट्स जो बने हैं उसमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कैसे वो मॉडर्नाइज हुआ है, यहाँ पर दिखाया गया है। और इस सेक्शन में देखिए, यहाँ पर एबेकस के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। और एबेकस एक्चुअली हमारे पुराने, बिल्कुल पुराने तरीके से गणनाएँ करने की एक मशीन है, जिसमें कि बड़ी बड़ी गणनाएँ चुटकियों में हल कर ली जाती हैं। और यहाँ पर देखिए, आपने कंप्यूटर का नाम सुना है और उसमें भी सुपर कंप्यूटर का नाम सुना है, और उसमें भी इंडिया में बनने वाला पहला इंडियन मेड, यानी कि हमारे इंडिया में बना हुआ सुपर कंप्यूटर का नाम सुना है, वो है परम। बिल्कुल हम जीके में पढ़ते हैं ना, परम शक्ति सुपर कंप्यूटर, और उसका मॉडल है मेरे सामने। और यहाँ पर दिखाया गया है कंप्यूटर का किस तरह से विकास हुआ है। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली और अब निकल पड़ते हैं बाहर और जाते हैं कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए।
तो वहीं भीतर कैंपस में हमें एक अच्छी ईटरी की जानकारी मिली, तो हम वहाँ चले गए। थक तो बहुत गए थे, तो सबसे पहले छाछ पिया, सच में बहुत ठंडक मिली। अच्छी जगह लगी मुझे, पेड़ों के बीच बिल्कुल ठंडी घनी छाँव। और यहाँ की ये है मेन्यू, ये मेन्यू मुझे पहले दिया गया। तो यहाँ की मेन्यू देखिए, और ख़ासियत है कि इसकी हर चीज़ आपको हर समय यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो पूरा नेहरू म्यूज़ियम घूमने के बाद लग गई थी बहुत भूख, और मैं अपनी भूख मिटाने और अपनी प्यास बुझाने आ गई हूँ टिक्का में। इस एरिया को कहते हैं टिक्का। यहाँ पर खाने की बहुत सारी दुकानें हैं, और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाई, और उसके बाद यहाँ पर हर तरह की चीज़ें मिलती है। मेन्यू भी मैंने आपको दिखाया, मेन्यू की हर चीज़ें यहाँ अवेलेबल है, चाहे राइस का कोई आइटम हो या फिर पराठों का आइटम हो, या फिर वेजिटेरियन हो या नॉन वेज हो, पनीर पराठा हो या फिर आलू पराठा हो, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। और मीठे में आइसक्रीम मिलेगा, और बेवरेज में चाय है, कॉफ़ी है, और साथ में कोल्ड ड्रिंक है। हर तरह की कोल्ड ड्रिंक आपको यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर बच्चे आते हैं, सुस्ताते हैं, और पढ़ाई से थोड़ा सा हटकर यहाँ पर आते हैं कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए। तो अच्छी जगह है, लेकिन अभी जैसे गर्मी बहुत हो रखी है, तो चलिए हम भी अपना खाना शुरू करते हैं। तो खाना में मैंने ऑर्डर किया है मसाला डोसा, मैंने अभी ऑर्डर किया है, और ये है पनीर पराठा। तो पनीर पराठा के साथ दी गई है ये सब्ज़ी, और ये जो डोसा है, डोसा के साथ दिया गया है ये सांभर, और ये दी गई है चटनी। तो अब खाऊंगी और उसका टेस्ट भी आपको बताऊंगी कि आईआईटी के कैंपस के अंदर किस तरह का डोसा मुझे मिला। तो अब आप कहेंगे फिर से आप डोसा दिखा रहे हैं। मैंने कई बार आपको डोसा दिखाया है, और इसकी रेसिपी भी बताई है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन क्या करूँ, आई एम ऑब्सेस्ड विद डोसा। डोसा देखते ही मुझे लगता है कि ट्राई करना चाहिए खाकर। सबसे पहले डोसा ट्राई करती हूँ। ये है डोसा, और इसके नीचे देखिए ये सब्ज़ी भरी हुई है, ये मसाला डोसा, ये है उसका मसाला। मैं मसाले के साथ ही इसे ट्राई करती हूँ। ये थोड़ा सा लगाया मसाला, और थोड़ी सी लगाई चटनी। अच्छा है। और मुझसे पूछेंगे, मुझे तो हर तरह का डोसा पसंद ही आता है, लेकिन डोसा अच्छा है, चटनी का टेस्ट भी अच्छा है। फिर सांभर भी बताती हूँ कैसा। रियली गुड, इट्स गुड। तो ये मैं खाना फिनिश करूँगी, लेकिन उसके पहले मैं पनीर पराठा भी दिखाई दूँ। ये है पनीर पराठा, ऐसे तोड़ कर दिखाती हूँ। स्टफिंग है, पनीर की स्टफिंग है, ये देखिए आप देख पाएंगे पनीर की स्टफिंग है, वाइट वाइट दिख रही है। ये मटर की सब्ज़ी है, मटर और आलू की सब्ज़ी है। टेस्टी, अच्छी फैसिलिटी है बच्चों के लिए। और एक्चुअली अभी का क्या सीन चल रहा है मैं बताती हूँ। अभी सेमेस्टर ब्रेक है, और जो मेस है, हॉल के मेसेज, यानी हॉल मीन्स यहाँ का हॉस्टल को हॉल कहते हैं, तो उसके जो मेस हैं वो बंद हैं अभी, वो खुलेंगे जुलाई में। तो तब तक ये बच्चे इसी तरह के प्राइवेट मेसेज में खाते हैं। तो इसीलिए ये जो दुकानें मैंने दिखाई आपको, ये सारी यानी सुबह से लेकर रात 10 बजे तक खुली रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये तो मैंने आपको एक दिखाया, इसी तरह की और भी बहुत सारी यहाँ पर दुकानें हैं, मैं आपको धीरे धीरे दिखाती जाऊँगी। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी खाना ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ बच्चों को यहाँ पर जानती हूँ, वो भी आज मुझे मिल गए हैं यहाँ पे। तो उनके साथ भी चलिए उनके कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे यहाँ पर। साथ और एक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, और सबका मैं नाम आपको एक एक करके बताती हूँ। ये है विभांशु वैभव, और उसके बाद वो है प्रणव कुलकर्णी, और ये है आदित्य कुमार झा, है ना, पूरा नाम यही है ना? ओके। तो इन बच्चों के साथ ही देखिए मैंने आइसक्रीम भी एंजॉय किया और बहुत मस्ती की। सचमुच में थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा मानो मैं भी अपने कॉलेज डेज़ में ही पहुंच गई हूँ। बहुत मज़ा आया, सचमुच बहुत मज़ा आया, इनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। हम सब ने अपना खाना भी फिनिश कर लिया और आइसक्रीम भी फिनिश कर ली, एंड वी आर फीलिंग वेरी रिफ्रेश। तो अब जो हमारे साथ मैंने बताया था कि बच्चे बैठे हैं मेरे साथ, कुछ स्टूडेंट हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, कैसे जानती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो पहले चलिए उनसे कुछ बातें जान लेते हैं, कुछ एक्सपीरियंस उनके शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी आदित्य कुमार झा से कि क्या ये
क्या ये पहली बार हॉस्टल एक्सपीरियंस कर रहे हैं? हाँ, मेरा पहली बार है। पहली बार हॉस्टल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो जानते हैं इस 11th-12th में। हाँ, मैं तो पहले रह चुका हूँ। 11th-12th में हॉस्टल में ही रहता था मैं। कहाँ पे रहते हैं? बनारस में एक स्कूल है। अच्छा, बनारस में ही आप बाहर रहते थे, घर से बाहर रहते थे? मैं हूँ बलिया का। अच्छा, बनारस में मैं पढ़ा हूँ। अच्छा, तो ये बलिया के हैं और बनारस में रहे हैं, यानी इन्हें बाहर रहने का एक्सपीरियंस है। तो आप प्रणव से जान लेते हैं भाई उसका क्या हाल चाल है। हाँ, मेरा भी पहले टाइम है घर से बाहर। इसके पहले हाँ, तो पहला बार है, तो हाँ, तो घर से बाहर पहली बार है। तो पूछते हैं कि मम्मी की याद आती है कि नहीं? मम्मी की याद आती है? हाँ, याद तो आती है। याद है। घर में और कौन कौन है? घर में दीदी है, पापा है, हम 4 लोग थे। हाँ। अब इधर अकेला। अच्छा, तो यहाँ का खाने पीने का कैसा है? कैसा पसंद आया या क्या हुआ घर से? ठीक है, मतलब खाना ऐसे बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन खा सकते हैं ठीक सा। ठीक ठाक खा सकते हैं। तो देखिए, उसने बहुत ऑनेस्टली बताया कि बहुत अच्छा भी नहीं, लेकिन ठीक ठाक है, खा सकते हो। मैं तो बोलूँगी भी बहुत बड़ी बात है कि ठीक ठाक है और खा सकते हैं, वरना हॉस्टल की इतनी शिकायत आती है कि बस पूछिए मत। तो आदित्य से पूछते हैं कि पढ़ाई का क्या चल रहा है। तो भाई आदित्य बताइए, पढ़ाई का क्या चल रहा है अभी? हाँ, अभी तो ऑनलाइन सेमेस्टर था हमारा। तो उसमें उसी हिसाब की पढ़ाई की। अच्छा, तो ऑनलाइन मतलब आपकी सिलेक्शन कब हुई? हमारी सिलेक्शन हुई थी 2020। और आपकी? हाँ, सेम अच्छा, 2000। सेम, आप लोग थर्ड ईयर में आए हो अभी। हाँ। तो ये दो साल क्या आप लोगों ने ऑनलाइन ही पढ़ाई की? हाँ। अच्छा, तो आपने सुना कि 2 साल इन्होंने ऑनलाइन ही पढ़ाई की। तो ये हॉस्टल में अभी कैसे ऑनलाइन मैनेज कर रहे हैं, ये पूछती हूँ मैं। तो अभी जब आप हॉस्टल में हैं और कह रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई की, तो ये क्या चक्कर है? तो जैसे स्टार्टिंग में कोविड की वजह से ऑनलाइन सेमेस्टर था। अच्छा। तो फिर यहाँ जब बच्चे आने लगे, उसके बाद फिर प्लान ये था कि हाइब्रिड क्लासेस चलाएंगे। बट फिर कोविड आ गया जनवरी में, फिर ऑनलाइन होना पड़ा। फिर हॉस्टल रूम से ही क्लासेस होते थे। उसके बाद जब सेटल हुआ, उसके बाद फिर से हाइब्रिड क्लासेस हुए। और फिर लोग नालंदा वहाँ पे क्लासेस हैं, वहाँ पे क्लास करते थे। और जिन्हें तो ये जो एग्ज़ाम हुआ और ये जो इवैल्यूएशन होगी, ये एग्ज़ाम और इवैल्यूएशन ये कैसे होगा? ऑनलाइन होगा, मतलब ऑनलाइन की वजह तरफ से होगा या ऑफलाइन की तरह से होगा? ऑनलाइन हमारी एग्जाम्स हुई है सेमेस्टर। तो ऑनलाइन एवेल्युएशन ही होगा, जैसे पिछले 3 सेमेस्टर में हो रहा था। अच्छा, पहले जैसे 3 सेमेस्टर, यानी इन लोगों का अगर कहने का मतलब बताऊं कि चारों सेमेस्टर इन लोगों ने ऑनलाइन ही किए हैं। हाँ, ये मैं बोल सकती हूँ कि 3 सेमेस्टर इन्होंने घर से कर लिए हैं और चौथा सेमेस्टर हॉस्टल से किया है। सही कह रही हूँ ना? सही कह रही हूँ मैं? अच्छा, तो एक और चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, वो मैं प्रणव से पूछूंगी कि महाराष्ट्र और ये है बंगाल, तो आप कहाँ के हैं? मैं नांदेड़ से हूँ, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र और अभी आप आ गए हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट एंड ईस्ट। तो व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंसेस यू फील हियर? पहले तो ट्रैवल डिस्टेंस बहुत बड़ा है, 26 आवर्स लगते हैं आने में ट्रेन से आओ तो। और बाकी थोड़ा मतलब खाने का डिफरेंस है। जो महाराष्ट्रियन फूड है ज़्यादा नहीं मिलता यहाँ पे, नॉर्थ इंडियन साइड मिलता है। और साउथ का भी मिलता है, लेकिन महाराष्ट्र का नहीं मिलता। महाराष्ट्र का नहीं मिलता। ओके, तो चलिए, आपने तरह तरह के प्रॉब्लम्स देखे। लैंग्वेज प्रॉब्लम किसी ने भी नहीं बोला, मुझे लग रहा है यहाँ पे है ही नहीं। आदित्य बताएंगे कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम? मुझे नहीं है, मैं जमशेदपुर से ही हूँ। तो वहाँ भी बंगालीज हैं, यहाँ भी बंगालीज हैं, मुझे समझ आता है। तो ये तो भी बनारस वाले से पूछ लेते हैं भाई कि लैंग्वेज प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ खास तो नहीं हुआ। यहाँ सारे लोग मतलब कोऑपरेट करते हैं। और जैसे जिन्हें बंगाली नहीं आती उनसे हिंदी में बात करते हैं। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात आपने सुनी कि आईआईटी है, यानी किसी को ऐसा फील नहीं होगा कि कोई बाहर से आ रहे हैं। होना भी नहीं चाहिए, आखिरकार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भाई ऐसी वैसी इंस्टीट्यूट नहीं है। तो अब मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाती हूँ। आपने तीनों मेरे स्टूडेंट को देखा कि वो बाहर से हैं, यानी कि वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं। और अब मैं आपको ऐसे स्टूडेंट से मिलवाने वाली हूँ जो इसी शहर के हैं लेकिन रहते हैं यहाँ हॉस्टल में। तो वो हैं मोहित कुमार झा। तो ये है मोहित कुमार झा। तो इनका जो घर है वो यहीं पे है, लेकिन फिर भी हॉस्टल में रहते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ पे रहने वाले हैं क्या आना जाना करते हैं या क्या सिस्टम है? चलिए इन्हीं से जानते हैं। तो यहाँ पे जो रहते हैं वो कुछ भी मतलब कर सकते हैं। इधर वो चाहे तो घर में भी रह सकते हैं या वो हॉस्टल में रह सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं। बट ये है कि आपको फ़ीस तो देनी ही पड़ेगी। तो बहुत तो प्रीफर करते हैं कि अगर उन्होंने फ़ीस दिया है तो हॉस्टल में जाके रहे। वहाँ पे ये भी होता है कि टाइम भी अपने हिसाब से मैनेज हो जाता है और घर में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है। लेकिन मैंने तो सुना है ऐसा कि हॉस्टल कंपलसरी है, तो क्या मैंने गलत सुना है? कंपलसरी इन फॉर्म कि आपके पास एक रूम रहता है हमेशा।
आपके नाम पे वो अलॉट हो जाता है, आप उस पर रहे या ना रहे, ऐसा कोई हमेशा चेक करने नहीं आएगा। तो आप चाहे तो अपने घर में भी रह सकते हैं और चाहे तो हॉस्टल रूम में भी रह सकते हैं। बट ये है कि मतलब आपको फ़ीस तो देनी पड़ेगी अपने हॉस्टल की हमेशा। हाँ तो उसको भी हाँ, तो हॉस्टल कंपलसरी इसलिए कह रहे हैं कि फ़ीस आपको हमेशा देनी ही पड़ती है। हॉस्टल चार्जेस यानी कि आपके लगते ही हैं, तो क्यों ना हॉस्टल में ही रहा जाए, फ्री होकर पढ़ाई की जाए। तो चलिए, ये भी अच्छी बात हमने आज जानी। और मैं बताऊं कि ये है मेरा बेटा मोहित कुमार झा एंड IITian नाउ, है ना। हाँ तो चलिए, आपने और एक नई बात मेरे बारे में जानी। बहुत लोग पूछते हैं कि मैम आप क्या करती हैं, कैसे चलता है। तो मैं बताऊं कि मेरा एक इंस्टीट्यूट है जो चलता है, और मोहित जो कि एग्जाम्पल है, मैंने ही इसे पढ़ाया है और अभी IIT इसने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए, इन बच्चों से बात करने के बाद अब मैं आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बहुत थक भी गई हूँ और इसके आगे बहुत सारी चीज़ें और बाकी है देखने के लिए। वो सारी चीज़ें मेरे अगले व्लॉग में होंगी, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि IIT बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। फिर से मैं बता दूं कि ये 2100 एकर्स में फैला हुआ है, तो उसे एक दिन में कवर करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। मेरे अगले पार्ट में होगा और भी ज़्यादा धमाल मस्ती, और देखते हैं क्या क्या कर पाती हूँ। तो चलिए, अब मिलती हूँ मैं आपको अपने कल वाले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। तो ये है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, और थैंक यू बच्चा लोग, तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। और एक बार मेरे साथ ज़ोर से बोलो बाय बाय।